dear students, welcome to our academy and welcome to the video. So from this video we are going to start a new chapter that is gravitation. Okay, तो ये हम हमारे शाहू स्क्रीनिंग के हिसाब से ये टॉपिक लेंगे. ओके, आप 9th और 10th में इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा इसका क्विक रिवीजन देखेंगे एंड इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं शाहू एग्जाम में, एज वेल एज अगर आप कोई भी कंपटीशन के रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो ग्रेविटेशन के कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, उतने वैरायटी के क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे. ओके, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको उतना याद नहीं होगा या थोड़ा बहुत रिवाइज करने की यहाँ पे जरूरत है. एक तो 2-3 मिनट में हम क्या करेंगे, एक मेन जो कंसेप्ट है अपना ग्रेविटेशन का वो समझ लेंगे. उसके बाद वी विल कंटिन्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे. तो मैं पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लूंगी. यू हैव टू पॉज द वीडियो देन एंड देयर ओनली, एंड आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है. ओके, तो इससे होगा क्या, एक तो जो ऑफलाइन में जो होता है उस टाइप से भी हो जाएगा कि आपके टीचर के सामने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसी तरीके का हम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. मैं क्वेश्चन लिख लूंगी, यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है आपको एंड वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. कब तक करनी है, जब तक आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता. ओके, जब तक आपको ना लगे कि ये करेक्ट आंसर है तब तक आपको सॉल्व करना है. एंड जब सॉल्व करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा तब आपको वीडियो को प्ले करके उसका सॉल्यूशन देख लेना है. तो आपको हाथ के हाथ कंपैरिजन भी हो जाएगा कि आपके कौन से स्टेप्स करेक्ट आए हैं, कौन से को आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो ये भी हो जाएगा, आपको आपके फ्लॉज एंड आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे. ओके, एंड थ्रू आउट दिस वीडियोज मैं आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से इजीली हम याद रख सकते हैं या इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिविजनरी पार्ट ले लेंगे हम रिगार्डिंग ग्रेविटेशन. तो देखिए यहाँ पे एक टर्म है ग्रेविटेशन, जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं. ग्रेविटेशन और ग्रेविटी. ओके, अगर हम जनरली अगर देखेंगे तो हम दोनों को एक सेम कंसिडर करते हैं. ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को हम सेम ही कंसिडर करते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशन है. उसमें कुछ गलत बात भी नहीं देखिए, बट अगर हम थोड़ा डीप में अगर जाएंगे तो ग्रेविटेशन इज अ डिफरेंट टर्म एंड ग्रेविटी इज अ डिफरेंट टर्म. ओके, बेशक वो कोरिलेटेड है लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है. देखिए, ग्रेविटेशन जो है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. ग्रेविटेशन इज नथिंग बट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या है ग्रेविटेशन? इट इज नथिंग बट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब किस में होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस में भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट्स में भी होता है. तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है? देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज एक्सर्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर बात करेंगे वो तो सिर्फ मैग्नेट ही एक्सर्ट कर सकते हो ना, मैग्नेटिक मटेरियल. चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो वहां पे सिर्फ चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे. बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो दिस इज एक्सर्टेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. कौन एक्सर्ट करेगा ये? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. अब ये मैटर नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और कलर क्या है, दैट वोंट मैटर. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज रादर रेफर्ड एज ग्रेविटेशन. उसको हम ग्रेविटेशन भी रेफर कर सकते हैं, उसको हम ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं. ओके, तो देखिए, अगर नेचर वाइज अगर हम देखेंगे तो इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब नेचर कैसा है इसका? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर. ओके, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ओके, नेचर कैसा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. अगर आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो इन सम केसेस इट इज अट्रैक्टिव, सम केसेस इट इज रिपल्सिव. अट्रैक्टिव कब होगा मैग्नेटिक फोर्स? जब हम डिफरेंट पोल्स दो मैग्नेट्स के साथ में रखेंगे या पास रखेंगे तो अट्रैक्टिव होगा. सिमिलर पोल्स को हम नजदीक लेके आएंगे तो वो रिपल्सिव होगा. मींस मैग्नेटिक फोर्स शोज बोथ ऑफ द नेचर्स. ओके, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो सेम चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होगा, ऑपोजिट चार्जेस में क्या अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो शोज बोथ द नेचर्स. बट अगर हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे तो इन ऑल द केसेस, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी दूर हो, कितने भी नजदीक हो, कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े हो, साइज मैटर नहीं करेगा, वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा, इवन मास विल नॉट मैटर. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक उसको अगर स्पेसिफिक मास है
तो इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि वो उसके बाजू में ही होना चाहिए तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या लातूर में ही होना चाहिए तो ही होगा, या मुंबई में होना चाहिए तो ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड इन ऑल द यूनिवर्स एंड बाय ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। मतलब आप भी अभी आपके फ्रेंड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपके क्लास के अंदर जो भी क्लासमेट है उसके ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो बेसिक में देखेंगे तो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने अगर लोअर क्लासेस में देखा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ ही एग्जर्ट नहीं कर सकती, अर्थ, मून, सन, सारे प्लैनेट, सारे स्टार्स, आप, मैं, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटी का मतलब क्या है? देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट जब भी हम ग्रेविटी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब वी आर रेफरिंग टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेफर कर सकते हैं। ओके, इट इज इन जनरल द फोर्स, बट अगर हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। जैसे कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ। ओके, तो मतलब ग्रेविटी वर्ड इज यूज्ड फॉर एन सिंगल ऑब्जेक्ट। यही इनका मेन डिफरेंस है, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो दोनों भी फोर्सेस ही है, बट ग्रेविटी वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तब वी आर स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट, अर्थ है या मून है, सन है, जुपिटर है, कौन सा ऑब्जेक्ट वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम रेफर करेंगे। ओके, तो देखिए, ये जो फोर्स है, फोर्स हमें पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है। करेक्ट? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। एंड वी नो फोर्स भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। आपने 6th-7th में ही पढ़ लिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कितने हैं। अब देखिए, अगर फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वी कैन मेजर फोर्स। करेक्ट? इसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो मेजर करने के लिए देयर विल बी अ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम वो फॉर्मूला शॉर्ट में देख लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं देखना है हमें, हम आप ऑलरेडी उसको देख चुके हो 9th-10th में। ये सिर्फ हम रिवीजन के बेसिस पे देख रहे हैं सो दैट आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ओके, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है ग्रेविटेशन का, वो फॉर्मूला पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम उसी फॉर्मूला को यूज करके किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ओके, जिसमें वो फॉर्मूला यूज होगा, वो एग्जाम्पल जितने मैक्सिमम हो सके उतने हम डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन, धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। तो पहले हम छोटा सा हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर जनरली जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले, एक बार मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं वो बता दूंगी, उसके बाद विल कैरी ऑन दी न्यूमेरिकल्स। हेडिंग डाल लीजिए आप। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पुट ऑन द हेडिंग। ओके, तो देखिए किस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट है। बहुत इजी है, इजीली आपको याद रखना है। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल शेप में, कोई भी शेप में हो तो ये फॉर्मूला वहां पे उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्फीयर के लिए है, इन एनी शेप, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में है तो भी ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सपोज इसका मास है m1, एंड सपोज ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, एंड जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस है r। ओके, कैपिटल R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब हमें पता है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, सपोज ये है ऑब्जेक्ट A, ये है ऑब्जेक्ट B,
हमें पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस भी इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो देखिए ये है ऑब्जेक्ट ए हैविंग मास m1, ऑब्जेक्ट बी हैविंग मास m2। अब देखिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए वो बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको हम कंसिडर करेंगे एफ ए, फोर्स अप्लाइड बाय ए। ओके, एंड ये जो ऑब्जेक्ट बी है वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम कंसिडर करेंगे एफ बी, यानी कि फेसबुक नहीं है, एफ बी इज द फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी। एंड अगर हम टेक्निकली अगर देखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ऑलवेज दीज वैल्यूज आर इक्वल, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा। देखिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पता है। ओके, तो न्यूटन जी ने 3 लॉ दिए थे, तो एक थर्ड लॉ था। देखिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। देखिए अगर मैं मेरे हाथ से इस वॉल को अगर इस बोर्ड को अगर हिट करूंगी, सपोज मैंने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस बोर्ड के ऊपर, तो वो बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर 2 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, इसी वजह से देखिए जब हम इस वॉल को हिट करें तो हमें भी लगती है, क्योंकि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट रिपीट में उल्टा डायरेक्शन में हम पे भी अप्लाई करेगा। एंड वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको अगर हमें कंप्लीटली अगर एक्सप्रेस करना है तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आप अगर देखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो देखिए ये ए क्या करेगा, बी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये होगी इसकी डायरेक्शन, एंड बी क्या करेगा, ए को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो इनकी डायरेक्शंस कैसे हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आ जाएगा एक निगेटिव साइन। देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आगे बताऊंगी मैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कभी भी आपको याद रखना है, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है एंड 2 ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट जितना दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए जो है बी के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बी विल ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन ऑन ऑब्जेक्ट ए। बट डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए टुवर्ड्स ए, यहाँ पे होगी टुवर्ड्स बी। एंड इसी डायरेक्शन के चेंज को, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस को शो करने के लिए वी टेक ए निगेटिव साइन हियर। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ बी। ओके, ये ईच केस, सपोज फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है सन। ओके, एंड सपोज ये है हमारी अर्थ। ओके, सपोज सन का मास हम लेंगे m1, अर्थ का मास ले लिया हमने m2, एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये भी आपको याद रखनी है चीज कि एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब देखिए जैसे कि ड्रॉ करते टाइम भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि इट वर्क्स अलोंग दी सेंटर्स। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उसका सेंटर ऑफ मास है उसके अलोंग, मतलब अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ए तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर सकता था, इस डायरेक्शन में भी कर सकता था, बट वैसा नहीं होगा, वो इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, अलोंग द सेंटर ऑफ दी अनदर ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज दी सेंट्रल फोर्स। अब देखिए ये हमारे सन का सेंटर है, ये हमारे अर्थ का सेंटर है, तो इन दोनों को भी एक लाइन ज्वाइन कर रही है। देखिए ओके, तो जितना फोर्स, सपोज सन को अगर हम ऑब्जेक्ट एक्स कंसिडर करेंगे, अर्थ को हम ऑब्जेक्ट वाई कंसिडर करेंगे, तो जितना फोर्स ये एक्स ऑब्जेक्ट वाई के ऊपर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स वाई ऑब्जेक्ट एक्स के ऊपर, मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ के ऊपर अप्लाई करेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ भी सन के ऊपर अप्लाई करेगी। फर्क क्या होगा, सन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो उस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे होगा निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन देखिए डायरेक्शन शो करेगा, ये मैग्नीट्यूड का निगेटिव नहीं होगा, ये डायरेक्शन का चेंज, जो रिवर्स डायरेक्शन है वो निगेटिव साइन से हम शो करते हैं। ओके, दूसरी केस फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, ये है मून, जितना फोर्स देखिए, जितना फोर्स अर्थ अप्लाई करेगी मून के ऊपर, जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी अर्थ, उतना ही फोर्स मून भी अर्थ के ऊपर अप्लाई करेगा। फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कितने बड़े हैं, आपको में भी ऐसा लग सकता है कि सन जो फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई करता है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द सन, बट ऐसा नहीं है। फोर्स अप्लाइड बाय द सन इज एग्जैक्टली इक्वल टू
फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ओके, अब देखिए, तो ये फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो एक बेसिक चीज है, देखिए ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। कौन से ऑब्जेक्ट के मासेस? जो जो दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच का हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके मासेस का हमें प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये मिल गया हमें हमारा इक्वेशन 1। ओके, मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो भी मास है, इसका सपोज 10 है, इसका 20 है, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया? ओके, जितना हो गया उतना हम वहां पे वैल्यू ले लेंगे। ओके, अब दूसरी चीज देखिए, ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है, देखिए इनके बीच में एक डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। तो हमें कंबाइनली क्या मिलेगा? देखिए, देयरफॉर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। बट ऐसा अगर प्रोपोर्शनल टू अगर है तो हम उसको कहीं पे यूज नहीं कर सकते, करेक्ट? तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर निकालना है तो विल हैव टू टेक इक्वल टू का साइन अगर हमें लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इट इज द मेथड। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकालना है तो इसको निकाल के अगर इक्वल टू का साइन लेना है तो इक्वल टू लेने के बाद वी हैव टू इंट्रोड्यूस एक कांस्टेंट टर्म हियर। बाकी का तो सेम रहेगा। देखिए m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये टर्म यूज करेंगे g, कैपिटल G। देखिए, ग्रेविटेशन में स्मॉल g का मीनिंग अलग होता है, कैपिटल G का मीनिंग अलग होता है। स्मॉल g इज रेफर्ड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। g की वैल्यू जो है ओवरऑल यूनिवर्स में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। फर्क नहीं पड़ता आप अर्थ पे हो, जुपिटर हो या दूसरे गैलेक्सी में भी अगर आप चले गए तो g की वैल्यू हम कैलकुलेशन के लिए सेम ही यूज करेंगे एंड दैट हैज द वैल्यू ऑफ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ये होगा इसका यूनिट। ये यूनिट कैसे आएगा? देखिए F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। G की वैल्यू क्या होगी? फिर ये r उधर आएगा, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो देखिए फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, r स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये डिवीजन के लिए पर, एंड ये है मास तो ये होगा kg में, इंटू ये है मास kg में, kg इंटू kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिख ले सकते हो। देखिए अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। नोट कर लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब ऊपर मार्जिन में भी लिख सकते हो। आगे न्यूमेरिकल्स में हमें काम आने वाला है, आपको पता चलेगा आगे के न्यूमेरिकल्स में। हेडिंग डाल लीजिए आप, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम इस फॉर्मूला के लिए G m1 m2 बाय r स्क्वायर, इस फॉर्मूला के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने हम आज डिस्कस करेंगे। तो यू मे पुट ऑन द हेडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लिख लीजिए क्वेश्चन। Okay, we'll start with a easy question. First question. Two objects
having masses 200 kg and 80 kg, 200 kg and 80 kg are separated by a distance of 6 मीटर। लिख लीजिए। Determine the gravitational force between them. Determine the gravitational force between them. Yes. लिख लीजिए क्वेश्चन। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, दैट डजंट मैटर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू हैव टू राइट डाउन द गिवन डेटा। ओके, क्वेश्चन में हमें जो भी वैल्यू दिए हैं उनको आपको नीचे लिख लेना है, सो दैट आपको मतलब वो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इफ नेसेसरी यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपको डायग्राम की भी जरूरत पड़ रही है तो आप वहां पे छोटा सा डायग्राम भी वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। मासेस दिए देखिए 200 kg, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ m1। दूसरा मास दिया है 80 kg, तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ m2। ओके, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है 6 मीटर, मतलब ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ r। तो कैलकुलेट क्या करना है, देखिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। मतलब सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ओके, सपोज इसका मास है 200 kg, इसका मास है 80 kg, दोनों को हमने सेपरेट किया है 6 मीटर के डिस्टेंस से, तो उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये कैलकुलेट करना है। देखिए आपको जी की वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं होती। किसी क्वेश्चन में आ सकती है कि जी की वैल्यू ये ले लीजिए, बट यू मस्ट नो द वैल्यू। ओके, एटलीस्ट मतलब दो डिजिट तक तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए गिवन m1 की वैल्यू क्या है, देखिए 200 kg, m2 की वैल्यू क्या दी है हमें 80 kg, एंड डिस्टेंस कितना दिया है, देखिए r इज 6 मीटर, एंड g हमें ऑलरेडी पता है कितना है g 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर बाय kg स्क्वेयर। ओके, एंड हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो ये हो गया हमारा गिवन डेटा एंड आस्क डेटा, को जो पूछना है वो आस्क वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है देखिए हमारा, F इज G m1 m2 बाय r स्क्वेयर। तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू देखिए m1 की वैल्यू है 200 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन r की वैल्यू है 6 का स्क्वेयर। 6 का स्क्वेयर कर लेना आपको यहाँ पे। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, देखिए ये तीन जीरोस एंड यहाँ से 3 जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 6.67। देखिए यहाँ के 3 जीरोस अगर हम कैंसिल कर देंगे तो -3 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻8 बचेगा इनटू यहाँ पे 2 एंड 8, तो ये हो जाएगा 16, एंड ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे 36, मतलब 6.67 इंटू 16 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁻8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2.96 इंटू 10⁻⁻8, 2.96 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या होगा यहाँ पे न्यूटन। देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, एंड दोनों के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाइन में वैल्यू दी है तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई फर्स्ट। देखिए जब भी हम ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं ना, तो आपको पहले वहां पे आपको मतलब श्योर हो जाना है कि सारे वैल्यूज एसआई में है। देखिए मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है तो ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, ये दूसरे मास का भी किलोग्राम में है तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये मीटर में है, देखिए डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस वैल्यू। एंड ये भी देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाय केजी स्क्वायर, ये भी क्या है एसआई में ही है। जब सारे एसआई में है तभी हम उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके,
सो देखिए ये आपको समझ में आ गया। अगर सपोज यहाँ पे किलोमीटर होता तो मैं उसको कन्वर्ट करके पहले मीटर में कर लेती। सपोज यहाँ पे पहले ग्राम या मिलीग्राम ऐसा कुछ होता तो उसको भी मुझे कन्वर्ट करके लेना पड़ता। ओके, सो आपका जो आंसर है वो चेक कर लीजिए, करेक्ट नहीं है तो नोट कर लीजिए दूसरा ये आंसर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा हार्ड लेंगे क्वेश्चन हम, क्योंकि ये तो आप मतलब 9th-10th में इस टाइप के कर चुके हो ऑलरेडी। क्वेश्चन लिख लीजिए। ए स्पीयर ऑफ मास, a sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 centimeter apart. When their centers are 20 centimeter apart. लिख लेना है आपको भी। with a force of 0.1 milligram weight, 0.1 milligram weight। अब ये क्या होता है यूनिट का सिस्टम मैं आपको आगे बताती हूँ, बट यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए हमें पता है फोर्स का अगर हम यूनिट देखेंगे एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट न्यूटन में ही होना चाहिए। ओके, व्हेनेवर वी आर यूजिंग दैट वैल्यू इन ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इट मस्ट बी इन दी एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम का ही वो होना चाहिए। तो देखिए ये जो न्यूटन में है, अगर न्यूटन में है तो वो सेम वैल्यू हम यूज करेंगे। न्यूटन में अगर नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, न्यूटन में। अब पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। देखिए इसका गिवन, देखिए ये दिया है वैल्यू हमें m1 का 40 kg पहले स्पीयर का, दूसरे स्पीयर का देखिए कितना दिया है 50 kg m2 व्हेन देयर सेंटर्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ये क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब ये है हमारी वैल्यू r की। एंड हमें दिया है देखिए विथ ए फोर्स ऑफ, मतलब ये क्या है मिलीग्राम वेट, 0.1 मिलीग्राम वेट। ये है हमारी वैल्यू ऑफ फोर्स, ये है हमारी वैल्यू फोर्स की। तो हमें यहाँ पे सब कुछ दिया है, कैलकुलेट करने को बोला है जी। अब भले ही हमें पता है जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, बट यहाँ पे हम उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखिए गिवन m1 इज 40 kg, m2 इज 15 kg एंड इनका जो r है वो है 20 सेंटीमीटर एंड फोर्स दिया है हमें 0.1 मिलीग्राम वेट। अब देखिए फोर्स को हम इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक आपको याद रखनी है चीज कि 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। कभी भी याद रखना है आपको एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे ही वैल्यू दिए होंगे। ओके, इस टाइप के यूनिट वहां पे फोर्स के लिए यूज किए होंगे, तो आपको ये मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम ये यूनिट यूज कर सकते हैं। 1 kg वेट, 1 किलोग्राम वेट का अगर कन्वर्जन हम एसआई में अगर करेंगे, न्यूटन में अगर करेंगे तो इट इज 9.8 न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन में तो हमें मिलीग्राम वेट दिया है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस मिलीग्राम का पहले तो किलोग्राम में कन्वर्जन करना होगा। देखिए जिस किसको भी कन्वर्जन आ गया तो उसको आधी फिजिक्स आ गई। फिजिक्स का देखिए बहुत से बच्चों को जो फिजिक्स हार जाने का रीजन है ना, वो है कन्वर्जन में बच्चे अटक जाते हैं, कन्वर्जन नहीं हो पाता अच्छे से। कन्वर्जन अगर आपको कन्वर्जन में अगर मास्टरी है आपकी, तो आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। ओके,
कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत से बच्चों का मतलब मार्क यहीं पे कट जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए पहले कन्वर्जन देख लेंगे। कन्वर्जन करना है मतलब क्या करना है, देखना है कि सारे यूनिट्स एसआई के है क्या, एसआई का है तो ओके है, जो नहीं है उसको एसआई में कर लेंगे हम। देखिए केजी एसआई में है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, दूसरा केजी एसआई में है तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब ये है देखिए सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर एसआई यूनिट है? देखिए अब ये है या नहीं, ये समझने के लिए आपको पहले एसआई सिस्टम पता होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लेंथ डिस्टेंस थिकनेस हाइट डेप्थ ब्रीथ जो भी हो सबका एसआई यूनिट होगा मीटर। अब यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में, तो इसका अगर हम करेंगे देखिए मीटर में तो हमें 100 से क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा हमारा 0.2 मीटर। अब ये आ गया हमारा एसआई में, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए मिलीग्राम वेट है, किलोग्राम का अगर मिलीग्राम में करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 किलोग्राम का अगर आप मिलीग्राम में करेंगे तो देखिए 1 किलोग्राम का ग्राम में करेंगे तो 10⁻³ आएगा 1000, एंड ग्राम का अगर आप मिलीग्राम में करेंगे तो अगेन 1000 इंटू 1000 10⁻6। ओके, मतलब 1 kg इज 10⁻6 मिलीग्राम। एंड अगर हम इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें उल्टा करना है, देखिए हमें मिलीग्राम का किलोग्राम में करना है, तो क्या होगा, ये 10⁻6 इधर आके डिवीजन में जाएगा, मतलब 1 मिलीग्राम इज 1/10⁻6 किलोग्राम, करेक्ट। एंड ये जो टर्म है उसको हम लिखते हैं 10⁻⁻6, मतलब 1 मिलीग्राम इज 10⁻⁻6 किलोग्राम। समझ में आ रहा है आपको? ओके, 1 मिलीग्राम इज 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो देखिए अभी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0.1 का 0.1 एज इट इज, मिलीग्राम का अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻⁻6 एंड इंटू नहीं होगा, ये होगा, ये फर्दर वैल्यू है हमारी। इसको अगर हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेना है हमें तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁻7। ये 0.1 का भी हम -1 ऊपर ही ऐड कर देंगे, तो ये आएगा, ये यूनिट आएगा यहाँ पे इसका केजी वेट। अब ये आ गया देखिए केजी वेट में, बट केजी वेट भी तो हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, हमारा ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो 1 kg वेट 9.8 न्यूटन है, मतलब केजी वेट का अगर हमें न्यूटन में करना होगा तो विल हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय 9.8। तो यहाँ पे क्या होगी देखिए 9.8 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ फोर्स। देखिए यही कन्वर्जन मेन है यहाँ पे, आगे का तो आप कर लेंगे, आगे का तो आपने ऑलरेडी 9th में किया है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है देखिए, अगर आपको केजी वेट का अगर कन्वर्जन आप कहीं पे ऊपर शॉर्ट में लिख सकते हो, केजी वेट का अगर आपको करना है न्यूटन में, केजी वेट का अगर न्यूटन में करना है आपको, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय 9.8, एंड न्यूटन का अगर केजी वेट में करना है तो यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय 9.8। समझ में आ रहा है आपको? ओके, केजी वेट का न्यूटन मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन का केजी वेट डिवाइड करेंगे। बट क्वेश्चन में केजी नहीं था, एमजी था, किलोग्राम नहीं था, मिलीग्राम था, तो उसके पहले हमने मिलीग्राम का किलोग्राम कर लिया, एंड बाद में किलोग्राम केजी वेट में आने के बाद उसका न्यूटन में कर लिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए अब आएगा हमारा एक्चुअल फॉर्मूला, विच इज फोर्स इज G m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। ओके, G m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। फोर्स की वैल्यू देखिए ये है हमारी फोर्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम फोर्स की यहाँ पे रख देंगे 9.8 इंटू 10⁻⁻7। जी की वैल्यू देखिए भले ही हमें पता हो, बट हमें क्वेश्चन में पूछी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे हम। मास की वैल्यू दी है देखिए 40, एंड दूसरा मास है 15, एंड आर की वैल्यू है देखिए 20 नहीं रखना है, आर की वैल्यू क्या है 0.2। 0.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 10⁻⁻1, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, पता चलेगा आपको अभी 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो कर लेंगे इसको सॉल्व, देखिए 9.8 इंटू 10⁻⁻7, ये जी एज इट इज। 14 इंटू 50 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁻1 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 10⁻1 इंटू 10⁻1,
बेस नंबर सेम है, अंदर मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 10⁻1 -1 प्लस -1 10⁻²। तो यहाँ पे आएगा 4 × 10⁻²। तो देखिए जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करिए, तो बाकी सब कुछ हम इधर लेके आएंगे, जी को अकेला वहां पे रखेंगे। तो ये 9.8 × 10⁻⁻7 जो था पहले वो एज इट इज रहेगा। ये पूरी टर्म देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो ये आएगी ऊपर, आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। तो × 4 × 10⁻²। जब हम नीचे से ऊपर ले रहे हैं ना, तो पावर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं करना है। अगर हम इक्वल टू के इधर लेके आ रहे हैं ना ऊपर, तो चेंज नहीं आएगा। सपोज न्यूमरेटर का यहाँ के यहाँ ऊपर लेके जाएंगे उसको, तो फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा। इक्वल टू के इस साइड में लेके आएंगे तो वो बिल्कुल भी वहां पे नहीं होगा चेंज। तो देखिए डिवाइडेड बाय ये 600 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 600 इज इक्वल्स टू जी। तो देखिए सारे पावर्स के टर्म हम क्या कर लेंगे, साथ में रख देंगे, बाकी के साथ में रख देंगे। तो g इक्वल्स टू 9.8 × 4, ये हमने साथ साथ ले लिया, इंटू ये देखिए 10⁻⁻7 × 10⁻⁻2। ओके, अपॉन इस 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 × 10⁻²। कुछ फर्क पड़ेगा, 600 को हम 6 × 10⁻² लिख सकते हैं। अब देखिए इस 10⁻² को भी अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो कैसा होगा, यहाँ के यहाँ ऊपर लेके आ रहे हैं इसलिए +2 का -2 हो जाएगा। तो देखिए 9.8 × 4 × 10⁻⁻7 × 10⁻², ये यहाँ तक का देखिए एज इट इज रहेगा। ये 10⁻² ऊपर आके, सॉरी +2 ऊपर आके यहाँ पे -2 हो जाएगा अपॉन 6। तो देखिए तीनों के बेस नंबर सेम है, अंदर मल्टीप्लीकेशन तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए देयरफॉर g इज 9.8 × 4 × 7 + 2 9, 2 + 2 7 + 9, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो देखिए ये आ जाएगा -11 अपॉन 6। तो 9.8 × 4/6 × 10⁻⁻11, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 6.53 × 10⁻11। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका, देखिए यूनिट की तरफ भी आपको ध्यान देना है। एग्जाम में क्या हो सकता है, सपोज पहले ऑप्शन ऐसा दिया आपको 6.53 × 10⁻11, आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेंगे, सपोज आगे न्यूटन लिखा है तो आपका गलत हो जाएगा। आपको यूनिट की तरफ भी ध्यान देना है। इसका यूनिट देखिए जी है, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका 6.53 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय, सॉरी न्यूटन kg²/मीटर²। न्यूटन मीटर²/kg², ये करेक्ट है। तो ये आएगा आपका आंसर, लिख लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए समझ में नहीं आ रहा है आपको तो रिपीट देखिए, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमने 2 टाइप के कन्वर्जेंस देखे, एक तो यहाँ पे देख लिया सेंटीमीटर का मीटर कर लिया, विच इज इजी फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले मिलीग्राम का किलोग्राम कर लिया, मिलीग्राम वेट का किलोग्राम वेट, एंड बाद में किलोग्राम वेट का न्यूटन। आप चाहे तो ऊपर यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो कि देखिए मार्जिन में कहीं पे आप लिख लो कि एक यूनिट है देखिए केजी वेट, एक यूनिट है न्यूटन। केजी वेट का अगर न्यूटन करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, न्यूटन का केजी वेट करना है तो आप डिवाइड करेंगे 9.8 से। ओके, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लेंगे हम। What happens if, या फिर ऐसा, what happens to the force if the distance, यहाँ पे 2 केसेस है देखिए, if
फर्स्ट केस है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हाफ, या फिर पहले डबल का कर लीजिए तो हाफ करना आपको इजी हो जाएगा। आपको करना ये क्वेश्चन इज डबल्ड, तो ये फर्स्ट केस होगी। एंड दूसरा देखिए, आपको वो कर लेना है तब तक, इफ द masses of both the objects are doubled. Yes. पॉज कर लीजिए वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। सपोज अभी ये दो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। सपोज ये ऑब्जेक्ट है x, ये है ऑब्जेक्ट y। ओके, सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2, एंड दोनों को सेपरेट कर रहा है डिस्टेंस r। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब पहले इनके बीच का डिस्टेंस r था, अब सपोज हमने इसको और दूर रख दिया तो अभी जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 2r हो गया। तो इस केस में जो पहला फोर्स था उसमें कितना चेंज आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम। वी नो, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, देखिए कि मास अगर डबल करेंगे तो कितना होगा, एक ऑब्जेक्ट का बढ़ाएंगे तो कितना होगा, दूसरे का कम करेंगे तो कितना होगा। तो हर एक कॉम्बिनेशन का हम ट्राई करेंगे लेने का। तो देखिए वी नो फोर्स क्या है, G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फोर्स। ये क्या है देखिए, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फोर्स। अब हमें क्या क्या करना है, डिस्टेंस चेंज करने के बाद चेंज कितना आएगा। डिस्टेंस हमने बढ़ाया, देखिए डबल किया है डिस्टेंस, तो इसमें चेंज कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए देयरफॉर न्यू वैल्यू कितनी आएगी, न्यू वैल्यू हमें क्या करना है, देखिए सिर्फ एफ डैश, न्यू वैल्यू को हम क्या कर लेंगे एफ डैश। अब देखिए जी तो सेम है, जी तो चेंज नहीं होगा किसी के लिए, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो मासेस भी क्या रहेंगे, उनके मासेस भी सेम रहेंगे। ऑब्जेक्ट को तो चेंज नहीं किया हमने, मास को भी चेंज नहीं किया है। अब चेंज क्या हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस पहले था r, अब हो गया 2r, तो यहाँ पे हम 2r लिख लेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2r का स्क्वायर, जो कि गलत है। आपको 2r ब्रैकेट का स्क्वायर करना होगा। जब आप 2r का स्क्वायर करेंगे तो इनफैक्ट यू आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ ओनली r। 2 को आप वैसे ही छोड़ दे रहे हो, आप वैसे नहीं छोड़ सकते इसको। सो देखिए G m1 m2 बाय ये क्या आ जाएगा फिर 4r का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है देखिए, G m1 m2 बाय r, G m1 m2 बाय r स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है। तो हम ऐसा लिख सकते क्या इसको, f डैश इज 1/4। देखिए ये 4 तो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको तो छोड़ दिया ना हमने, ये है एक्चुअल वैल्यू फोर्स की। तो यह क्या हो गया 1/4 इंटू एफ, मतलब फोर्स यहाँ पे 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस डबल कर देंगे दोनों ऑब्जेक्ट में तो जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, शॉर्ट में लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 1/4। कैसे लिखेंगे इसको हम, 1/4, 1/4 भी लिख सकते हैं इसको हम, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विल डिक्रीज 4 टाइम्स, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरे केस में, ये दूसरे का आंसर, ये पहले का आंसर था। दूसरे का तो बहुत इजी है, सपोज यही सेम ऑब्जेक्ट है, अब डिस्टेंस वही रखा है r, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है। मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, मतलब पहले m1 m2 थे, अब चेंज करके इसको कर लिया 2m1 एंड इसको कर लिया 2m2। इसकी तरफ ध्यान देना है आपको कि एक ऑब्जेक्ट का हम इंक्रीज कर रहे हैं या दोनों का इंक्रीज हो रहा है या कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसकी तरफ आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या है फोर्स की, ये लिख लेंगे हम। वी नो फोर्स इज G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फोर्स। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, जो चेंज करके आएगी। तो देखिए देयरफॉर न्यू वैल्यू क्या होगी फोर्स की, देखिए फोर्स, अब ये G एज इट इज रहेगा, r स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चेंज कहाँ पे आ रहा है, फोर्स,
तो देखिए m1 की जगह पे रखेंगे हम 2m1, m2 की जगह पे रखेंगे हम 2m2, क्योंकि दोनों फोर्स को हमने डबल किया है। सो देयरफॉर व्हाट विल वी गेट, 2 + 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 4g m1 m2। देखिए ये 2 को बाहर ले लिया, इस 2 को बाहर ले लिया, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 अपॉन r का स्क्वायर। देखिए g m1 m2 बाय r का स्क्वायर, ये क्या है हमारी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू है, ये f डैश है न्यू फोर्स। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, f डैश इज 4 इंटू f, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए f डैश इज 4f, तो ये होगी हमारी वैल्यू। इस केस में देखिए ये होगी हमारी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। देखिए 4 टाइम्स मतलब फोर्स इंक्रीज हो रहा है, 1/4 मतलब फोर्स डिक्रीज हो रहा है। नोट कर लीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही। इससे और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हमें करने हैं, वो हम कल के वीडियो में देख लेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।